Good morning, students. Welcome to our biology class. In our previous class, we were discussing about cloning vectors. Previous class में हमने cloning vectors की बात की कि cloning vectors क्या हैं, उनके क्या क्या characteristic हों. आज हम बात करते हैं competent host की. हमने वहाँ से recombinant DNA बना लिया. अब उस DNA को हमने सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है. उसके लिए सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा. तो हम देखते कैसे हम उसको कॉम्पिटेंट बनाएंगे. अब डीएनए जो है एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. डीएनए क्या है? डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल. एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. तो ये इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. तो ये मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता. इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन. एक हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर रिपेलिंग एंड है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. तो ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता. तो इसीलिए हमें सेल को क्या बनाएंगे? कॉम्पिटेंट बनाएंगे. सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम उसको स्पेसिफिक हम कैसे ट्रीट करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे फॉर मेकिंग ए सेल होस्ट कॉम्पिटेंट वी ट्रीट द सेल विद डाईवेलेंट कैटायन. ट्रीट द सेल विद डाईवेलेंट कैटायंस लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम. जब हम सेल को मैग्नीशियम कैल्शियम से ट्रीट करेंगे तो हमारा सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगा और हमारे डीएनए को लेगा. सेकेंड, हम केमिकल मेथड भी यूज करते हैं. केमिकल मेथड में हम क्या करेंगे? वी ट्रीट द सेल विद पीईजी. वी ट्रीट द सेल विद पीईजी. पीईजी एक केमिकल है जिससे हम सेल को ट्रीट करेंगे, हमारा सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगा और डीएनए को अंदर लेगा. पीईजी क्या है? पॉली इथाइलिन ग्लिसरॉल. दिस इज पीईजी, polyethylene glycerol, which increase the efficiency with which the DNA enters into the बैक्टीरियम. ये क्या करते हैं? इन सबसे ट्रीट करेंगे तो ये सारे सेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, जिससे डीएनए जो है वो हमारा बैक्टीरियम के अंदर एंटर कर जाता है. अब नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज द हीट शॉक मेथड. नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है? हीट शॉक. एक में तो हमने सेल को डाईवेलेंट कैटायन से ट्रीट किया, फिर हमने केमिकल मेथड में पीईजी से ट्रीट किया. अब हीट शॉक मेथड है. अब व्हाट डज वी डू इन हीट शॉक मेथड? वी recombinant DNA place incubate the cell with recombinant DNA into on ice. सबसे पहले हम क्या करेंगे? recombinant DNA को किस में रखेंगे? आइस पे. उसके बाद इसको सेल के साथ इंक्यूबेट करेंगे. इंक्यूबेट recombinant DNA विद सेल ऑन आइस. सेल को हम सबसे पहले आइस में रखेंगे, उसके बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक देंगे और उसके बाद वापस उसको किस में डाल देंगे? आइस में डाल देंगे. दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए. सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने इंक्यूबेट किया सेल के साथ आइस पे, उसके बाद उसको 42 डिग्री सेल्सियस का हमने हीट शॉक दिया और हीट शॉक के बाद उसको वापस से किस पे? आइस में इंक्यूबेट कर दिया. इससे क्या करेगा? हमारा बैक्टीरिया जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा. सिर्फ ये ही वे नहीं है, कुछ और भी मेथड्स हमारे पास है, कुछ फिजिकल मेथड्स भी हमारे पास है जिससे हम सेल को अलाउ कर सकते हैं कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवाए. अब हमारे फिजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं? और फिजिकल मेथड्स की बात करें, एक हमारा मेथड है माइक्रो इंजेक्शन. इस माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं? ये हमारा सेल है, हम डायरेक्टली इंजेक्शंस के थ्रू इस रिकम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर इंजेक्ट कर देंगे. दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें हम डायरेक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में. एक और मेथड हमारे पास, ये हम मेनली एनिमल्स के अंदर यूज करते हैं. ये हम किस में यूज करते हैं? एनिमल्स के अंदर. दूसरा मेथड है हमारा बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. अब बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड में क्या करेंगे हम? इस मेथड में हम सेल को हम डीएनए कोटेड टंगस्टन पार्टिकल, सेल इज बोम्बार्डेड. इसमें क्या करेंगे? सेल इज बोम्बार्डेड विद डीएनए कोटेड टंगस्टन पार्टिकल. टंगस्टन के पार्टिकल्स लिए हमने, उसको हमने डीएनए से कोट करवाया और उसके बाद गन की हेल्प से उन सेल को बम्बार्डमेंट की, तो वो सेल के अंदर डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा. ये है हमारा बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. ये केमिकल मेथड हो गई, फिजिकल मेथड हो गई. कुछ मेथड बायोलॉजिकल मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं. बायोलॉजिकल मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं
डिसआर्म्ड पैथोजेंस को। अब पैथोजेंस क्या है जो डिजीज क्योज करते हैं, वो इजीली होस्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उन पैथोजेंस को हम डिसआर्म्ड कर देंगे, उनकी जो डिजीज क्योजिंग एबिलिटी उसको खत्म करके उनको हम वेक्टर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म रिकम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की, ये तो था हमारा सेल को कॉम्पिटेंट कैसे करवाएं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द प्रोसेसेस ऑफ recombinant DNA technology. Processes of recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology involves several steps. बहुत सारे steps involve करती है, जैसे कि first is the isolation of DNA. जैसे कि isolation, DNA को isolate करेंगे, फिर इस DNA की fragmentation करवाएंगे, fragmentation of DNA, isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, फिर एक desired fragment को isolate करेंगे, isolation of desired fragment of DNA। अब पहले हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करवाए, फिर उसमें से हम डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अब उस डिजायर्ड फ्रेगमेंट को लाइगेट कर देंगे, डीएनए लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब इस फ्रेगमेंट को लाइगेट कर देंगे किसमें, वेक्टर के अंदर, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, देन ट्रांसफर इट इनटू होस्ट, फिर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, होस्ट के अंदर, फिर इसको कल्चर करवाएंगे, कल्चर करवाने के बाद इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पहले हमने आइसोलेट किया डीएनए, फिर हमने उसकी फ्रेगमेंटेशन करवाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट आइसोलेट किया, वहाँ से हमने लाइगेशन उसको जोड़ेंगे वेक्टर के साथ, फिर उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसकी कल्चरिंग करेंगे, और फाइनली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप आता है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आएगा यहाँ, वो आएगा हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को आइसोलेट कैसे करेंगे, अब हमें न्यूक्लिक एसिड जो है, हमें पता है न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है सभी ऑर्गेनिजम्स का, एक्सेप्शंस हैं वायरसेस, कुछ वायरसेस है जिनका मटेरियल प्रोटीन है। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए ही उनका जेनेटिक मटेरियल है। तो हमें डीएनए को बाहर निकालने के लिए या डीएनए को कट करवाने के लिए सबसे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। हमें सेल से इस डीएनए को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें सेल के अंदर से इस डीएनए को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रेक द सेल। और सेल को ब्रेक करने के लिए उसको हम अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करेंगे। जैसे अगर हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को ओपन करने के लिए, बैक्टीरियल सेल को ओपन करने के लिए हम एंजाइम डाल देंगे लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है तो सेलुलेज एंजाइम डाल देंगे। अगर फंगस है तो हम एंजाइम डाल देंगे चिटिनेज, क्योंकि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, तो उसको डाइजेस्ट करता है काइटिनेज। तो लाइसोजाइम, सेलुलोज, चिटिनेज, ये सारे क्या करेंगे, इन सब का काम है सेल वॉल को डाइजेस्ट करना। जैसे ही सेल वॉल डाइजेस्ट होगी हमारा जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा। अब हमें पता है इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए के साथ साथ आरएनए और इसके अंदर प्रोटीन्स भी ऐड है। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ से हमें इन प्रोटीन्स को रिमूव कर और आरएनए को रिमूव करना है ताकि हमें डीएनए मिल सके। तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम आरएनएज एंजाइम डालेंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम प्रोटीएजेस डाल देंगे। अब इस जो हमने जेनेटिक मटेरियल आइसोलेट किया उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर हम आरएनएज और प्रोटीएजेस डाल देंगे, जो आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगी, बच जाएगा सिर्फ हमारा डीएनए। अब उस डीएनए को कैसे ट्रीट करेंगे, अब इस डीएनए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या ऐड करेंगे हम, चिल्ड इथेनॉल, जिसमें ये डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। डीएनए के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो वो हमें फाइन थ्रेड्स की कलेक्शन की फॉर्म में मिलेगा। दिस इज द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अब हम डीएनए को
स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे। और हमें पता है कि कट करने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाइजेशंस आर परफॉर्म्ड। अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारा डीएनए है, उस डीएनए को इंक्यूबेट कर देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के साथ, और ऑप्टिमल कंडीशंस उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हमारे डीएनए को डाइजेस्ट कर सके। जैसे ही डीएनए को डाइजेस्ट किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे और इन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए इसमें इस तरह का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ से ये जेल है एग्रोस जेल, यहाँ जब हम डीएनए को डालते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो ये सेगमेंट्स हैं डीएनए के, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए है तो ये एनोड की तरफ मूव करता है, और जितने छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे उतने ही दूर जाएंगे और जितने बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो यहाँ नज़दीक आएंगे। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है एनोड की तरफ, यहाँ डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे, या मान लिया ये डीएनए का सेगमेंट हमने सेलेक्ट किया, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ हम इस डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ देंगे, किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। अब थर्ड स्टेप हमारा है एम्प्लीफिकेशन। अब हमने आइसोलेट कर लिया, हमने डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, और किसको यूज करेंगे, एक टेक्निक हम यूज करते हैं यहाँ पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर, व्हाट डज पीसीआर स्टैंड फॉर? पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हमें क्या करना है, जो हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट लिया है उस फ्रेगमेंट, जैसे ये फ्रेगमेंट हमने लिया, इस फ्रेगमेंट की हमें बहुत सारी क्या चाहिए, कॉपीज चाहिए। तो उसके लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज सिंथेसाइज करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन विट्रो आर्टिफिशियली। इसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं हम, एक हम यूज़ करते हैं प्राइमर्स और दूसरा हम यहाँ यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर्स क्या है? प्राइमर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। केमिकली synthesized oligonucleotides। केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को हम बोलते हैं प्राइमर्स। और डीएनए पॉलीमरेज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या, हमें पता है, और 2 to 8 इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड हमें पता है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये 3 चीज़ें जुड़ती हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड एक उसमें प्राइमर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे हम 2 सेट्स प्राइमर के लेते हैं, 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, डीएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और एंजाइम भी है वो लेंगे हम जो हाई टेम्परेचर पे काम करेगा। अब इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हम बात करेंगे। देयर आर 3 स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमारे 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द डीनेचुरेशन, सेकंड एनीलिंग, and third one is the extension. There are 3 main steps in the DNA in the polymerase chain reaction. First is the denaturation. High temperature पे जब हम DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, जब इसको हम हाई टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करेंगे, और टेम्परेचर लगभग कितने का, ये हो गया हमारा 5' to 3' एंड दिस वन इज 3' to 5'। जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सब्जेक्ट करेंगे 95 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड्स के लिए, फॉर 15 सेकेंड्स, तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज डीनेचुरेशन। जब हम इसको हाई टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगी, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। जब हीट करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन का। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एनीलिंग करेंगे, जोड़ेंगे। एनीलिंग में जो प्राइमर्स हमने लिए थे, ये हो गया, जैसे ये हमने सेपरेट कर रखे हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स, दूसरी हमारी ये है, ये हमारा 5' to 3' एंड है, दिस वन 3' to 5'। एक प्राइमर हमने यहाँ पर लगाया,
एक प्राइमर हमने यहाँ लगाया 5' to 3', ये भी 5' to 3'। अब ये हमने दो प्राइमर जो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से, वो एक प्राइमर हमने यहाँ लगा दिया, एक प्राइमर हमने यहाँ अटैच किया। अब सेकेंड स्टेप ये एनिलिंग, यानी कि प्राइमर जब हम इनके साथ जोड़ेंगे वो स्टेप एनिलिंग का है। और लास्ट वन इज द एक्सटेंशन, थर्ड स्टेप इज द एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन कैसे होगा? अब हम यहाँ क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे। यहाँ हमने एंजाइम डाला डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज को हमने साथ में क्या प्रोवाइड किया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक एक न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड कर दिया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्या करेगा, अब इस एंजाइम का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स हमने प्रोवाइड किए हैं, जो हमने जैसे एक प्राइमर हमारा यहाँ लगा हुआ था, एक यहाँ था, ये डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और ऐड कर देगा, उठाएगा और ऐड कर देगा। इस तरह से ये हमारी दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस से दोबारा बन जाएगा, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये क्या है, एक्सटेंशन में हम डीएनए पॉलीमरेज और साथ में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे। जब इसके अप्रोक्सीमेट 30 साइकिल्स हम रिपीट करेंगे तो हमें 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगी। तो हमें 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगी किसकी, जब हम इसके 30 साइकिल्स को रिपीट करेंगे तो हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। ये है पीसीआर। अगर हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बहुत सारी कॉपी चाहिए, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी चाहिए, तो हम वहाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करेंगे, जिसमें हम उस जैसे 30 साइकिल ये जब रिपीट करेंगे तो 30 साइकिल के बाद हमें 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। यहाँ जो एंजाइम यूज करेंगे हम, वो है हमारा टैग पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। यहाँ जो हमने एंजाइम लिया, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया, ये हमारा टैग पॉलीमरेज है, थर्मस एक्वेटिकस। हम इस टैग पॉलीमरेज या थर्मस एक्वेटिकस को ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है। वैसे हमें क्या पता है, एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और प्रोटीन्स जो है हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये एंजाइम जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, वो एंजाइम हमारा हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, इसीलिए हम यहाँ टैग पॉलीमरेज एंजाइम को भी यूज़ करते हैं। और फाइनली जो एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं और डिजायर्ड फ्रेगमेंट, अब इन एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स को हम किसके साथ जोड़ देंगे, अब इन फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद हमें हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मिलेगा। क्लियर? इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।